देखिए हम लोग एक सेशन को छोड़ के दूसरे सेशन यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं। इसका मकसद ये कि हम लोग को सीखना है। सीखना क्या है कि जल्दी से जल्दी पहले तो पैसे आ जाए। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। सीखना तो हम सीखेंगे ही, लेकिन अभी पैसे आने के लिए जो हमको सीख चाहिए वो सीख बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आमतौर पे आज जो डिस्कस करूंगा वो डिस्कस करूंगा। देखिए हम लोगों के पास, जैसे मैं अभी अभी जो ये डिस्कस किया, मेरा वीडियो पे जो कंटेंट था वो कंटेंट था कि हमारे पास इन्हीं कैटेगरी के लोग आते हैं। या तो एक वर्किंग प्रोफेशनल आएंगे, या फिर एक बिजनेसमैन आएंगे, या फिर एक सेल्फ एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड, इसी कैटेगरी के लोग आएंगे। आप लोग एग्री करते हैं मेरे साथ? इसी कैटेगरी के लोग हमारे साथ आते हैं, मिलते हैं। यस सर। आप मुझे आपसे ये पूछना है कि आपको कौन सी कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा चैलेंज आप फेस करते हैं। देखिए अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं उनके लिए ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, आईबीसी पिच कर देते हैं। स्टूडेंट जो लोग होते हैं ज्यादातर हम उनको आईबीसी पिच कर देते हैं, क्योंकि उनको अल्टीमेटली कमाना होता है, कमाना चाहता है और अपना अपने आप को डेवलप करना चाहता है। फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं उनको भी हम आईबीसी पिच करते हैं। बाकी एक रह जाता है हमारा बिजनेसमैन, जिनको हम या तो एलटीएम पिच करते हैं, या फिर हम उनको आईबीसी पिच करते हैं, या बीसीपी पिच करते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसमें वैरायटीज आते हैं। बिजनेसमैन के केस में वैरायटीज आते हैं। अब आप सबके जो चैलेंज आते हैं वो आते हैं इसी बिजनेसमैन के इर्द गिर्द, कि जैसे कोई बिजनेसमैन मिल जाता है तो हम उनको सवाल नहीं कर पाते, उनकी बिजनेस रिलेटेड सवाल नहीं कर पाते, या फिर उनके बिजनेस को हमको समझने में दिक्कत आता है। तो ऐसे आप लोग मुझे चैटबॉट पे या फिर अनम्यूट करके बोल सकते कि ऐसा कौन सा बिजनेस के अंदर आपको ज्यादा दिक्कतें फेल हुआ। अभी तक आप लोगों ने कुछ ना कुछ कस्टमर के साथ बात किए होंगे, नवाज सर या फिर साहिल सर, आप लोगों ने बात तो किए होंगे। ऐसा आमतौर पे कौन से कस्टमर के केस में आपको ज्यादा से ज्यादा दिक्कत फेस हुआ कि हाँ मैं इस कस्टमर के बिजनेस मॉडल को नहीं समझ पाया। संजू सर, आप ना हमारे 3 दिन का वर्कशॉप जब होंगे ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी फिलहाल रियल इसको एस्टेट। सुनते रहिए। ओके, रियल एस्टेट, बिटूपन सर ने बोला है रियल एस्टेट। देखिए हम इन्हीं चैलेंज के ऊपर जब बात करेंगे ना, एक एक बिजनेस को हम समझ जाएंगे, और उन बिजनेस की पैरामीटर क्या होते हैं वो समझ जाएंगे, तो आपका सेल बन जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा रियल एस्टेट सीख जाइए, लेकिन एक रियल एस्टेट बिजनेस में क्या चैलेंजेस आते हैं, आमतौर पे हमको क्या सवाल करना होता है, वो जानना जरूरी है। आमतौर पे सिराजुद्दीन सर के पास आ गया, मान लीजिए एक रियल एस्टेट का बिजनेसमैन, म्यूट रखिएगा। एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन आ गया और आके उनको इंक्वायरी किया कि मेरा रियल एस्टेट बिजनेस है। अब आपके सवाल क्या होंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि रियल एस्टेट का पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, एक रियल एस्टेट बिजनेस के किस किस एरिया में दिक्कत आता है। आपको नहीं पता होगा तो आप सवाल नहीं कर पाते, और जब सवाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप अपने आप को एक कंसल्टेंट के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? और एक कंसल्टेंट जो है, कंसल्टेंट का रिस्पेक्ट होता है बहुत। तो आप जब सही सवाल या उनकी बिजनेस रिलेटेड सवाल नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं वो बंदा आपके ऊपर जो है, वो बोलते हैं ना एक ट्रस्ट सिग्नल, हमारा एक सेल टेक्निक होता है ना कि ट्रस्ट सिग्नल की, भाई ट्रस्ट आ जाए तो इशारा इशारे में सेल बन जाता है। आप आपके अगर कोई दोस्त है और आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में रिकमेंड करता है, तो मतलब आपके दोस्त के ऊपर आपको ट्रस्ट है, तो आपको कुछ प्रोडक्ट के बारे में कुछ बोलना ही नहीं पड़ेंगे, है ना? तो इस तरीके से क्या होता है, आपका ट्रस्ट सिग्नल होता है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मामूल फोन ये मीटिंग हो दसो फोन को बोले हाँ। सो सो क्या होता है कि ट्रस्ट सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक एक क्या है कि अगर आपके बातों से कस्टमर को ये ना लगे कि भाई ये मुझे सोल्यूशन दे सकता है, तो वो अपना टाइम, अपना एनर्जी, अपना मनी आपके हाथ में नहीं देंगे। सो एक कंसल्टेंट को ये पता होना जरूरी है कि भाई एक रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर होता है क्या। तो एक आ गया रियल एस्टेट बिजनेस, और कमलेश सर ने लिखा है हाई लेवल बिजनेस। ओके, हाई लेवल बिजनेस क्या है कमलेश सर? बिजनेस तो कोई भी है, एक पकौड़े के दुकान पे हाई लेवल हो सकता है, पता है आपको? एमबीए चाय वाला हाई लेवल का बिजनेस कर लिया, है ना? तो मैं एक यहाँ पे रियल एस्टेट लिख लिया। और दूसरा है कि हाई लेवल बिजनेस, मुझे इसको स्पेसिफाई कर दीजिए, हाई लेवल बिजनेस
या फिर या पानी अंबानी पूरी वाला भी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं अभी। अंबानी या अदानी ग्रुप की बात कर रहे हैं आप? नहीं सर, पानी पूरी वाला। अच्छा। वो बोलता है कि एक एक लड़का ने एक जोक है, ठीक है। एक लड़का ने, मैंने कॉलेज टाइम पे ये पढ़ा था मैसेज में। एक लड़का ने लड़की के लिए प्रपोजल भेजा, तो लड़की के पापा ने पूछा कि क्या करते हो, बोला कि मेरा केएफसी है। तो उनको लगा कि भाई केएफसी तो बहुत बड़ा कंपनी है। हाँ। तो जब पूछा कि केएफसी आपका कहाँ है, मतलब तो उसका जो है नाम दिया गया था कि आपका कहाँ पे है, बोला कि मेरा जो है ना, मेरा केएफसी का नाम है कल्लू फुस्का सेंटर। कल्लू फुस्का। तो मतलब क्या है कि उनके केएफसी का मतलब है कल्लू फुस्का सेंटर। तो ये हाई लेवल बिजनेस क्या कल्लू फुस्का सेंटर है? सो नो सर, नो। ओके। सो बेसिकली चाहे किस जिस लेवल का भी बिजनेस हो, उन सारे लेवल की बिजनेस के अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं। वो पैरामीटर सबके लिए कॉमन है। बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो भी बिजनेस आपके सामने आ रहा है उसका उसका पैरामीटर क्या क्या है, उसका इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं संजीव सर से पूछूं, संजीव सर, एक गारमेंट की दुकान पे, एक गारमेंट का दुकान वो छोटा दुकान भी हो सकता है, एक बड़ा दुकान भी हो सकता है, ठीक है। अब एक गारमेंट की दुकान पे क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि बिजनेस के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, पीपल मैनेजमेंट, आपका जो है ऑनलाइन बिजनेस या कस्टमर सर्विस, क्या इन सारे पार्ट्स एक कपड़े की दुकान में होते हैं? यस, होते हैं। ओके। एक छोटा कपड़े की दुकान में भी ये होगा, ये बड़ा कपड़े की दुकान में भी यही होगा? होगा कि नहीं होगा? अब आते एक शू शॉप्स के अंदर, एक शू शॉप्स, क्या एक शू शॉप्स के अंदर सेल्स होंगे, मार्केटिंग होंगे, फाइनेंस होंगे, पीपल मैनेजमेंट होंगे? मैं आपको ना बेसिक आइडिया देना चाहता हूं कि आप सोचेंगे कैसे, ठीक है। क्योंकि हम लोग को ना सवाल करने के लिए सवाल नहीं मिल पाता है, कस्टमर को सवाल करने के सवाल नहीं मिल पाता है, जिसके कारण कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है और फिर वो छूट जाता है। क्योंकि हम जैसे बोलते हैं शू शॉप्स है, तो हमको पता नहीं चलता कि भाई इनको मैं पूछूं क्या। भाई शू शॉप्स को भी जो पूछना है वो गारमेंट वालों को भी वही पूछना है। बस राइट, राइट। बस आपको डिफाइन करना है कि मुझे पूछना कैसे है और कौन सा पहले पूछना है, कौन सा बाद में पूछना है, ठीक है। तो मैं आपको सिनारियो दिखाने की कोशिश करूं। अब आते हैं एक रियल एस्टेट बिजनेस के, जैसे बताया हमको बिटूपन सर ने कि रियल एस्टेट बिजनेस, एक रियल एस्टेट बिजनेस में क्या क्या जरूरत है, वहां पे भी फाइनेंस की जरूरत है, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना पड़ता है, वहां पे कस्टमर मैनेज करना पड़ता है, सेल करना पड़ता है वहां पे, और क्या क्या चीजें आते हैं। स्टाफ लेबर मैनेजमेंट। हाँ, अभी देखिए समझिए इस चीज को कि रियल एस्टेट के बिजनेस में बेसिकली जो चैलेंजेस आते हैं वो आते हैं फंड की, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा पैसा चाहिए फंड रेज करना, या फिर जो है टाइम पे प्रोजेक्ट पूरा करना, लेबर के द्वारा जल्दी से जल्दी काम कराना, और जब जो है समय पे लोगों को फ्लैट जो जो भी वो बनाते हैं, चाहे वो जमीन हो या फिर फ्लैट हो, उसको समय पे डिलीवर करना, फिर कस्टमर से एडवांस पे पैसे लेना, मार्केट में जो उधारी पड़ता है उस उधारी को रिकवर करना, ये सारे चैलेंजेस होते हैं। अच्छा खासा अपना ब्रांड बनाना, एक रियल एस्टेट को अच्छा खासा ब्रांड बनाना पड़ता है, उनको ऑनलाइन प्रेजेंस होना पड़ता है, ऑनलाइन प्रेजेंस जब होंगे फिर उनको कस्टमर को ही अपना इन्वेस्टर कैसे बनाना है, यानी कस्टमर, आपने देखे होंगे कि बहुत सारे रियल एस्टेट के जाके लोग धरना देते हैं, क्या धरना देते हैं यार, लीगल चैलेंजेस, डॉक्यूमेंटेशन में बहुत, मैं आ रहा था उसी के अंदर, डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारे एक परसेंटेज जो पैसा निकल जाता है रियल एस्टेट वाले का ना, जो कागज बनाने में ही उनका जो है 5 to 10% पैसा निकल जाता है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आपको वो चैलेंजेस पता होना पड़ेगा। अब क्या होता है कि आपने बहुत सारे टाइम ये सुना होगा कि भाई एक बंदा जो है फ्लैट के लिए पैसा दिया है लेकिन उसको फ्लैट मिल नहीं रहा है, फिर वो जाके धरना दिया देते हैं, यानी कस्टमर से ही पैसे पहले ले लेते हैं रियल एस्टेट वाले, पैसा लेके फिर वो
फ्लैट बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, जमीन खरीदते हैं और फिर उनको बनाने के बाद वो अलॉट कर देते हैं। अगर उसमें डिले हो जाता है तो आके कस्टमर धरना प्रदर्शन करता है। तो एक रियल एस्टेट वालों का ये चैलेंजेस है। तो अब आपके लिए क्या है कि आपको पता है कि रियल एस्टेट वालों को चैलेंज क्या क्या आता है, तो आपका सवाल क्या होंगे, इसी इर्द गिर्द होंगे, जैसे कि सर आप अपना खुद का इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर मार्केट से पैसे उठाते हैं, आप अपने कस्टमर से पैसे उठाते हैं कि आप इन्वेस्टर से पैसे उठाते हैं। आप अगर इन्वेस्टर आपको फंडिंग का पहले सबसे पहले प्रॉब्लम ये आएगा कि भाई आपको चैलेंजेस कहाँ कहाँ आ रहे हैं। सबसे पहले हम क्या पूछते हैं, कस्टमर को पूछते हैं कि भाई आपको आपके बिजनेस में प्रॉब्लम क्या आ रहा है। तो आप प्रॉब्लम हम किस किस एरिया में पूछेंगे कि आपकी जैसे वो पूछ आपको बताते रहेंगे, क्या बताते रहेंगे कि मेरा जो है फंडिंग में प्रॉब्लम है। अब फंडिंग में प्रॉब्लम है तो आपको उनको ये बता, अब उनको ये पूछना है कि अभी तक आपने फंडिंग के लिए कहां कहां ट्राई किया है, बैंक पे ट्राई किया है या किसी इन्वेस्टर पे ट्राई किया है, आपने उधारी लिया है भी इन्वेस्टमेंट पे लिए ट्राई किया है। उधारी और इन्वेस्टमेंट में आपको डिफरेंस समझ में आता है, उधारी क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है। उधारी मतलब सिंपली आप जाओ बैंक को, जाओ बैंक से पैसे लेके आओ, उधारी हो गया वो। और इन्वेस्टमेंट मतलब आप जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में किसी को हिस्सा दे देंगे, किसी को अपना 4%, 5%, 10% का आप शेयर बेच देंगे, कोई भी हिस्सा बेच देंगे, यस शेयर बेच देंगे। तो लोन हो गया उधारी, मतलब लोन ले लिया आपने किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, चाहे कोई एनबीएफसी हो सकता है, कोई बैंक हो सकता है, तो आपने लोन ले लिया, वो उधारी, सिंपल है। और आपने इन्वेस्टमेंट अगर लिया है किसी से, तो चाहे वो इन्वेस्टर से ले सकते हैं, एंजल इन्वेस्टर से, वेंचर कैपिटलिस्ट से, या फिर आपका कोई इनक्यूबेटर एक्सेलेरेटर भी हो सकता है, तो किसी भी इन्वेस्टर से आप पैसे ले सकते हैं। सो रियल एस्टेट वालों का जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम की इर्द गिर्द आपको सवाल करना है, तो हम उसके अंदर डीपली घुसेंगे फिर बाद में। तो अभी मैं एक दूसरा, अभी और क्या क्या बिजनेसेस आपके सामने आते हैं, और क्या क्या बिजनेसेस आते हैं आपके सामने आमतौर पे, चाहे वो केमिस्ट हो या फिर एक नाई की दुकान हो या फिर, हाँ जी बताइए। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ओके। मैन्युफैक्चरिंग में आपको प्रॉब्लम है कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर है तो उसकी प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है एक मैन्युफैक्चरर वालों को, समझिए। हर जगह पे ना कुछ वही चीजें होंगे, बट आपको खाली क्या करना पड़ता है, उसको पैराफ्रेजिंग करना पड़ता है, आपको थोड़ा सा पता होना पड़ता है। एक मैन्युफैक्चरर का आमतौर पे क्या प्रॉब्लम होता है, कुछ आइडिया है आपको, जैसे आप कुछ लिखना चाहे या बोलना चाहे कि एक मैन्युफैक्चरर को आमतौर पे क्या क्या दिक्कतें आ सकता है। सर वर्किंग कैपिटल में बेसिकली ज्यादा प्रॉब्लम आता है। वर्किंग कैपिटल एक मैन्युफैक्चरर को, ओके, और क्या, मैन पावर। मैन पावर, ओके, और क्या फाइनेंस में। प्रॉब्लम हो सकता है। फाइनेंस में भी। हाँ, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के अंदर आ गया। अब मैं आपको बताता हूं, एक एक मैन्युफैक्चरर आपके ऊपर कॉन्फिडेंट तब हो पाएगा, सपोज कर लीजिए कि मनीष सर एक मैन्युफैक्चरर है, अब मैं उनको सवाल करूंगा, क्या क्या सवाल होंगे, सबसे पहले देखिए, सेल स्ट्रैटेजीज बताया बॉबी सर ने, ओके। देखिए एक एक मैन्युफैक्चरर का सवाल क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर को हम क्या सवाल करेंगे, ये अगर समझ में आ गया ना, मैं आपको पूरा बिजनेसमैन नहीं बनाने की सोच रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप इतना सीखिए उतना सीखिए, रोज इतना इतना कोर्स स्टडी कीजिए, मैं आपको बस बेसिक आइडिया दे रहा हूँ जिससे आप अपना सेल को कन्वर्ट कर पाएंगे, मतलब कस्टमर को सेल में कन्वर्ट कर पाएंगे, बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। एक मैन्युफैक्चरर है मनीष सर, मैं सबसे पहले मनीष सर को पूछूंगा कि मनीष सर आप रॉ मटेरियल्स कहां से खरीदते हैं, अपने नियर बाय से। मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, सबसे पहले रॉ मटेरियल्स खरीदेगा, राइट। आप रॉ मटेरियल्स खरीदेगा, कहां से खरीदते हैं, अपने बगल से खरीदते हैं या किसी दूर से खरीदते हैं, चलिए कहीं से भी खरीदते हैं मनीष सर। अब जब रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो क्या उनको पैसा एडवांस देना पड़ता है या फिर उनको 30 डेज 40 डेज का जो है टाइम मिलता है या फिर 1 महीने का टाइम मिलता है, यानी उनको उनको जो है पेएबल उनको मिलता है, यानी वो बाद में पहले फिनिश गुड बनाएंगे फिर बाद में पैसे पे करेंगे,
क्या वो मतलब कैश पैसे से रॉ मटेरियल खरीदते हैं या फिर वो पेबल पे खरीदते हैं? सवाल, ये सारे सवाल को आप ध्यान पे रखिएगा कि ये सारे सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसी से एक मैन्युफैक्चरर को अपना जो है अपना बनाऊंगा। उसके बाद आप जब रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो आप रॉ मटेरियल खरीदने में क्या आपको लगता है कि आप ज्यादा अच्छा नेगोशिएट कर पाते हैं, यानी कम से कम सस्ते में? क्योंकि एक मैन्युफैक्चरर का जितना सस्ते में वो मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे उतना ही ज्यादा उसका प्रॉफिट होगा। जितना कम चीज प्राइस में वो बना पाएगा सामान, जितना कम पैसे में, उतना ही ज्यादा पैसा उसको प्रॉफिट होगा। हम हर एक एरिया दिखाएंगे। कहां से शुरू किया मैंने? रॉ मटेरियल से। आप बोलेंगे कि आप क्या अच्छा नेगोशिएशन कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे अपना कोर्स को मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि नेगोशिएशन स्किल उनका इंपॉर्टेंट होगा। हमारे पास नेगोशिएशन स्किल बोल के एक कोर्स है, आप उसको साइट में रखिए, ठीक है? आपको पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज का लिस्ट याद होना चाहिए, चाहे वो उसका कंटेंट याद हो या ना हो, बट लिस्ट याद होना बहुत जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, उनको पूछेंगे कि आप अच्छा नेगोशिएट कर लेते हैं, या फिर आपके रॉ मटेरियल जहां से खरीदते हैं वहां पे कोई कॉम्पिटिटर पहुंच के अच्छा नेगोशिएट करके वो जल्दी माल खरीद के लेके जाता है, आपके लिए टफ होता है। अल्टीमेटली नेगोशिएशन मतलब क्या? दोनों तरफ विन विन सिचुएशन हो, कोई लॉस ना करे, वही नेगोशिएशन होता है। एक तरफ विन और एक तरफ लॉस होगा तो वो नेगोशिएशन नहीं है ना? दोनों तरफ लॉस होगा वो भी नेगोशिएशन नहीं है, दोनों तरफ विन होगा तभी वो नेगोशिएशन स्किल कहलाएगा। तो क्या आपको सही नेगोशिएशन कर पाते हैं? मतलब हमको उनकी कमियां दिखाना है कि उनको कहां कहां कमजोरियां है। देखिए, एक बिजनेसमैन अगर उनकी प्रॉब्लम वो खुद समझ पाते तो फिर हमारे आपके पास क्यों आते? वो तो खुद सीख लेते। उनको नहीं पता, मतलब उनकी बीमारी उनको खुद पकड़ में नहीं आ रहा, इसीलिए आप और हमारे पास आ रहे हैं। हम लोग उनकी बीमारी को पकड़ के देंगे। और अगर हमको ही चेकअप करना नहीं आता कि उनकी बीमारी है क्या, तो फिर हम दवा कैसे देंगे और उनका इलाज कैसे होगा, है ना? सो हमको ये कहना है कि आपको नेगोशिएशन स्किल आता है क्या। उसके बाद आप जब सामान लाते हैं तो आपके लॉजिस्टिक कॉस्ट को आप कैसे कम ये करते हैं, मैनेज करते हैं? लॉजिस्टिक, सामान लाना, लॉजिस्टिक। अब सामान फैक्ट्री में पहुंच गया, लॉजिस्टिक तक हमने कि आप क्या आपको लॉजिस्टिक का खर्चा आप कम कर पाते हैं? आप लॉजिस्टिक का बेस टेक्निक आपको पता है कि किस तरीके से आप सामान लाएंगे तो आपका कम से कम खर्चे में हो जाएगा। हमको वहां पे सिखाना नहीं है। देखिए, एक होता है कि क्वेश्चनिंग फेज, हम लोग क्वेश्चन करेंगे वहां पे ताकि उनको पता है या नहीं ये जानेंगे। हम वहां पे ये नहीं बताना चाहेंगे सर आप ये कर लीजिए तो आपका लॉजिस्टिक कम हो जाएगा, वो कर। वहां पे हम कोई ज्ञान नहीं देने जाएंगे, बस वहां से हम पूछने जा रहे हैं कि भाई उनको पता है या नहीं, ताकि हम अपना प्रोडक्ट को चिपका पाए। राइट, उनकी कमजोरी हमारे ताकत। फिर उसके बाद आते हैं कि भाई ठीक है, अब सामान पहुंच गया हमारा फैक्ट्री के अंदर, ठीक है? अब सामान आ गया फैक्ट्री के अंदर, अब खेल दूसरा शुरू होगा। सर आपकी सामान क्या आप समय पे डिलीवर कर पाते हैं या फिर डिले हो जाता है? यानी टाइम पे, ऑन टाइम आपका ऑर्डर आप डिलीवर कर पाते हैं कि नहीं? यानी जब फिनिश गुड बनाते हैं तो क्या आप ऑन टाइम डिलीवरी कर पाते हैं? बहुत टाइम ऐसे होता है कि आपको ऑर्डर मिल गया लेकिन आप समय पे अपने डिलीवरी नहीं दे पाए, जिसके कारण आपका कस्टमर आपके साथ रिश्ता खत्म कर देंगे, आपका वो सामान ऑर्डर कैंसिल कर देंगे, जिससे आपका नुकसान होगा। होगा कि नहीं मैन्युफैक्चरर का? ये होगा कि अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे जो है 100 पीस पैंट चाहिए, जीन्स, 100 पीस जीन्स चाहिए मुझे 20 तारीख को, और आपने 20 तारीख को मेरा 100 पीस जीन्स नहीं दे पाए। मैंने कस्टमर को ये बोला कि मेरा 20 तारीख को सामान आएगा, उस दिन आइएगा, नए माल नए स्टॉक आएंगे, और 20 तारीख को सामान नहीं दिया, 22 तारीख को सामान दिया, मेरे कस्टमर आया वापस चला गया, तो मेरा कस्टमर सर्विस खराब हो गया, जिसके कारण मेरा नुकसान हो गया। तो मैं आगे आपके साथ डील नहीं करूंगा क्योंकि आपने सही समय पे सामान नहीं दिया। तो मैन्युफैक्चरर को नुकसान हो गया, राइट? इसी तरीके से क्या होगा कि अब आपको ये बताना कि आपको समय पे डिलीवरी देने के लिए चैलेंज आता है कि आप समय पे टाइम अपना जो है ऑर्डर पूरा नहीं कर पाते हैं क्या? ये सवाल हो गया। अब क्या आपके पास कम ऑर्डर आते हैं? अब ऑर्डर कैंसिल हो गया, क्या कम ऑर्डर आते हैं? कि आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर चाहिए? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर आएंगे तभी तो एक मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट होगा ना, वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए।
ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर है। अब ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर लाने के लिए आप अपने कस्टमर को क्या ऐसे यूनिक देते हैं, क्या यूएसपी है आपका मैन्युफैक्चरिंग का, कि आपके कस्टमर आपके पास आए, किसी और के पास ना जाए। आप अपने कस्टमर को एक्वायर करने के लिए आपके मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या होता है, कैसे मार्केटिंग करते हैं आप? क्या आपकी आपकी जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज है वो क्या 20 किलोमीटर है या 10 किलोमीटर? यानी आपके कस्टमर कितने किलोमीटर से आपके पास आते हैं ऑर्डर देने के लिए? आपका ऑर्डर जो है आप फिजिकली जाके लेते हैं या फिर ऑनलाइन आपको ऑर्डर मिलता है? ये सारे सवाल जो है ना आपको क्या करना है, पूछना है, और इन्हीं सवालों से आपका रेपो बिल्ड होगा, इसको ध्यान रखिएगा। उसके साथ फिर आप बोलेंगे क्या आपकी मशीनरीज जो है आप खुद खरीद खरीद के लिए है या फिर लीज पे लिए है मशीनरीज, या फिर आप लोन पे लिए है मशीनरीज? क्या आपकी मशीनरी सही स्मूथली चलता है या फिर आपका सामान डिफेक्टिव भी निकालते हैं? उसके साथ क्या आपकी जो लोग है, क्या आप अपने लोगों का एफिशिएंसी चेक कर पाते हैं? आपकी टीम जो है क्या वो 100% एफिशिएंटली काम कर रहा है, या क्या आपको लगता है कि आप रहते तो काम करते, नहीं रहते तो नहीं करते हैं? तो उनको आप नार भी रहेंगे तब भी वो आपके लिए काम करे, आपके जो है सामान बनाए। उसके लिए आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाया क्या, कोई स्कोर बोर्ड दिया क्या उनको कि भाई हाँ आप 20 पीस बनाते हैं, आप 100 पीस अगर 30 पीस बनाएंगे तो मैं एडिशनल आपको कुछ इंसेंटिव दे दूंगा, जिससे क्या होगा आपके ना रहने से भी वो काम करेंगे। आपने इंसेंटिव दे के उनको वहां पे फिक्स कर दिया कि भाई आप चाहे आए अपने यूनिट पे ना आए कोई बात नहीं, वो तो पैसे के लालच में वो 20 की जगह 25-30 बना लेगा, क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है वहां पे। तो क्या आप ऐसा कोई स्कोर बोर्ड देते हैं? या फिर क्या आपकी टीम को आप सही से हायर कर पाते हैं? क्या आपको लगता है कि वो 100% एफिशिएंट है? यानी उनको हम वो हर एरिया दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ उनको नॉलेज की जरूरत है। टीम हायरिंग करना, टीम को फॉर्म करना, उनके द्वारा परफॉर्म कराना, फिर जो है डिफेक्टिव सामान ना निकले, मशीनरीज को वो कैसे लीज पे ले सकता है या फिर वो सही मशीनरीज को कैसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद कॉस्ट घटाने के लिए अपना लीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो टेक्निक होता है, लीन टेक्निक के जरिए वो कम से कम कॉस्ट में अपना जो है सामान को मैन्युफैक्चर करके रेडी कर पाएंगे। अब ये सारे सवाल हो गया। अब होता है कि क्या सर आपकी जो सामान है, आपकी जो इन्वेंट्री है, क्या वो ज्यादा दिन तक आपके गोडाउन में फंसा रहता है, या फिर क्या आप जब सामान फिनिश गुड बना के जब आप भेजते हैं, यस एसेट फ्लाइट लाइट मॉडल, यस, अगर आप सामान भेजते हैं तो क्या आप वहां से रिसीवेबल जो होते हैं, यानी पैसे जो कस्टमर आपको देते हैं, वो देते देते बहुत लेटली देते हैं क्या? क्या आपने सामान तो दे दिया बट पैसे आपका जो है 3 महीने के लिए फंस गया, 2 महीने के लिए फंस गया? क्या आपका सीजनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कि आप सीजन में बनाते हैं और डाल सीजन में आप, ऑफ सीजन में आप पैसे उठाते हैं? अब देखिए यहां पे मैंने कितने मिनट ये सिर्फ सवाल ही किया मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। अब ये सवाल जब आप करेंगे तो क्या एक मैन्युफैक्चरर वालों को ये कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि बंदे को पता है बिजनेस के बारे में? ये लगेगा कि नहीं लगेगा? अब आपको क्या बताना है, आपने सिर्फ सवाल किया। अब इन सारे सवालों के बाद जब उनको जहां जहां उन्होंने हाँ किया कि नहीं मुझे नहीं पता है कि मैं टीम को कैसे मैनेज करूं, आमतौर पे उनको नहीं पता इसीलिए आपके पास आया है। उनको नहीं पता कॉस्ट को कैसे कम करें, उनको नहीं पता लीन टेक्निक क्या होता है, उनको नहीं पता कि एफिशिएंसी कैसे बढ़ाए, उनको नहीं पता सही लोगों को कैसे हायर करे, उनको नहीं पता कि मार्केटिंग कैसे करे, उनको नहीं पता नए कस्टमर को एक्वायर कैसे करे, उनको नहीं पता कि कम से कम दिन में ज्यादा से ज्यादा सामान का इन्वेंट्री कैसे करे ताकि उनको पैसा मिले। और जब ये नहीं पता तो आपको क्या करना, क्या आप पता करना चाहते हैं कि सर अब सारे सवाल मिल गया, हमको प्रॉब्लम मिल गया, जैसे कल हमने डिस्कस किया था स्पिन मॉडल और हमारा बैंड मॉडल। अब उसी अकॉर्डिंग हम चलेंगे, उस स्पिन मॉडल और बैंड मॉडल। आपने हमने पता कर लिया कि उसके प्रॉब्लम क्या है सवाल से, उसका सिचुएशन क्या है। आप पता करेंगे, प्रॉब्लम भी पता कर ले, आप पता करेंगे कि उसका इस प्रॉब्लम से उसका नुकसान कितना हो रहा है। भाई आपका जो ये जो सारे प्रॉब्लम जहां जहां आपको नॉलेज नहीं है,
आप इससे आपको नुकसान कितना हो रहा है कि सर मनीष सर, आपका जो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अगर इन सारे पैरामीटर में आपका प्रॉब्लम रह जाता है अगले 2 महीना 3 महीना या फिर अभी तक जो रह गया है, इससे आपको कितना नुकसान हुआ है, और आने वाला अगर 3 महीना तक और भी ये सारे चलते रहे इस तरीके से, तो और कितना नुकसान हो सकता है। आप सवाल करेंगे तो वो तो आपको बोलेगा, क्या बोलेगा कि भाई बहुत नुकसान हो रहा है और आगे भी नुकसान होगा और मैं नहीं चाहता हूं कि नुकसान होते रहे। अब आपको क्या कहना है, आपको नेक्स्ट सवाल क्या करना है कि आप उस नुकसान से क्या निकालना चाहते हैं। आप क्या मतलब आप नीड पता करें कि उसको सही में अभी नीड है कि नहीं, क्या आप नुकसान से निकालना चाहते हैं। अब वो बोलेगा हाँ मैं निकालना चाहता हूं। आप इस नुकसान से निकालने के लिए आपने कितना बजट फिक्स किया है, आप इस नुकसान से निकालने के लिए आपने कुछ प्रिपरेशन तो लिया होंगे कि भाई मुझे ये निकलना है इससे, तो इसके लिए मुझे कहीं पे कोचिंग करना है, कोई ट्रेनिंग लेना है, कुछ किसी से सीखना है, तो उसके लिए आपने कितना बजट फिक्स किया है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, कितना बजट फिक्स किया है। आप एग्जैक्टली अमाउंट में पूछेंगे कि आपका अगर नुकसान हो रहा है तो कितना नुकसान हो रहा है, 5 लाख 10 लाख 20 लाख 1 करोड़, कितना नुकसान हो रहा है। तो वो बोलेगा आपको अमाउंट की लगभग मेरा 20 लाख का नुकसान हो रहा है। तो सर आप अपना 20 लाख का नुकसान रोकने के लिए और 20 लाख और एक्स्ट्रा प्रॉफिट बनाने के लिए आपने क्या प्रिपरेशन लिया है, और इस ये नुकसान जो है ये कब तक आप रोकना चाहते हैं, यानी टाइमलाइन कब तक रोकना चाहते हैं, और आप इसके लिए कितना बजट रेडी किया है। यानी हम टाइमलाइन, बजट, ये सारे हम पूछ रहे हैं। तो क्या आप इसका सॉल्यूशन अभी चाहते हैं या फिर बाद में चाहिए। आप अपने बजट पता कर लिया है, टाइमलाइन पता कर लिया, आप उनको अपने हिसाब से, आप उनको एलटीएम दे दे, बीसीपी दे दे, पीएससी दे दे, वो आपके हाथ में है बजट के हिसाब से, और तुरंत क्लोज करना है। समझ गए कि एक मैन्युफैक्चरर को हम अपना कैसे बना लिया, कुछ सवालों से। कंसल्टेंट का काम है सवाल करके प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, और जब आपको कुछ बताना नहीं है वहां पे कि भाई आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, आपने ऑलरेडी उनको दिखा दिया कि उनकी प्रॉब्लम क्या है और वो सॉल्यूशन आप उनको दे रहे हैं। वो आपको नहीं पूछेगा कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा क्या, क्योंकि आपने उस पेन पॉइंट पे ऑलरेडी हाथ देके बैठे हुए हैं, आपने सवाल कर लिया है, आपको रिपीट क्वेश्चन नहीं करेंगे कस्टमर। तो ये इतना आइडिया आ गया आप सबको कि हमको मैन्युफैक्चरर वालों को क्या क्या सवाल करना है। अल्टीमेटली हमने वहां पे क्या किया, फाइनेंस के ऊपर ही बात किया। फाइनेंस के ऊपर यानी उनका इन्वेंट्री फंसा रहता है, यानी पैसे फंसा रहता है, वो फाइनेंस है। कस्टमर एक्वायर करना यानी उनको मार्केटिंग करना, और विन विन सिचुएशन नेगोशिएशन, इसके लिए यानी अल्टीमेटली उनको सेल कराना, कॉस्ट घटाना। उसके बाद फिर हमने उनके टीम मैनेजमेंट की बात किया, उनको डेट मैनेजमेंट की बात किया, यानी उधारी को मैनेज कैसे करें उसका बात किया। तो हमने बहुत सारे सेक्टर के ऊपर बात कर लिया है। तो जब हमने इस तरीके से बात करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। सो आप ध्यान रखिएगा, मेरे यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि बस आपको क्या करना है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपको जो आपको कस्टमर मिलता है, जो कस्टमर आपके कस्टमर आपका टीचर होंगे, आपके जो आज तक जो कस्टमर आपको मिला है, बस उन कस्टमर का बिजनेस को आप उठा लीजिए और उसके बिजनेस को आप इमेजिन कीजिए कि उसके बिजनेस में हमारा जो टॉपिक होते हैं, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स यानी पीपल मैनेजमेंट, जो कस्टमर सर्विस, इन पार्ट में से कौन सा पार्ट उनके बिजनेस के लिए क्रूशियल है, यानी इंपॉर्टेंट है। आपको बस ये मतलब कैप्चर करना है, बस उसी को इर्द गिर्द आपको सवाल करना है, और कहीं इधर उधर नहीं जाना। आपको बहुत सारे ज्ञान देना नहीं है, ज्ञान देने के लिए बिंद्रा सर है और बिलियनियर्स टाइकून है, हमको वहां पे ज्ञान नहीं देना, हम एक कंसल्टेंट है, हमको बस उनके प्रॉब्लम पता करना है। अब डॉक्टर अगर आपको मेडिसिन के कॉम्पिटिशन सिखाने जाएंगे ना, और आपको बताने जाएंगे आपकी बॉडी में 200 से हड्डियां है, और जो है ना सबसे छोटा हड्डी आपके कान के अंदर है, उसका नाम ये है, आपके फेस के अंदर 14 हड्डियां है, पूरे दिमाग के पूरा इसके अंदर स्कल के अंदर 29 हड्डियां है। ये सारे हड्डियां के ये जो है ना सीजोर जॉइंट कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक मेडिकल की स्टूडेंट हूं, जैसे मैं बताऊंगा कि अलग अलग जॉइनिंग क्या क्या होता है। बॉडी का जो हमारा स्काल होता है, ये स्काल का जो उसका जो हड्डियां होता है ना, उसका जॉइनिंग भी अलग अलग तरीके का होता है।
जो एक हड्डी इस तरीके से ज्वाइंट है, दूसरा हड्डी इस तरीके से ज्वाइंट है, उसका अलग अलग नोमेनक्लेचर है, नाम है अलग अलग। तो वो नहीं बताना है, बस आपकी दिमाग मतलब ब्रेन का मतलब जो है हेड है, जो हेड में कहाँ प्रॉब्लम है उसको पता करना है, सॉल्यूशन देना, वहां पे समझाना नहीं है। ठीक है, डॉक्टर समझ गया है कि उनको प्रॉब्लम क्या है। सो आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि आपको एक्चुअल में एरिया कौन सा एरिया है जहां पे काम करना है जिससे आपका सेल बनेगा। ठीक है, तो हमने रियल एस्टेट बात कर लिया है, मैन्युफैक्चरिंग बात कर लिया है, और क्या बिजनेस आपके सामने आता है नॉर्मली? कोई भी बिजनेस, ऐसा बिजनेस जिसको आपको ज्यादा से ज्यादा चैलेंज आता है कि भाई इस बिजनेसमैन का मैं क्या प्रोडक्ट पिच करूं, मुझे आइडिया नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी ऐसा? रियल सर। जी, एमएलएम, ओके आर्टिक ओके, सुजीत सर लिखा नहीं है नहीं एमएलएम, ओके, एमएलएम को भी सर, डिस्कस करते हैं कि एमएलएम को कैसे पिच करें। ओके, आर्किटेक्ट्स का क्या होता है, फ्रेंचाइजी मॉडल दे सकते हैं क्या? आर्किटेक्चर, हम्म, अरे भाई क्यों नहीं दे सकते? आप बिजनेस आर्किटेक्ट, में एक अच्छा कैसे होगा? आर्किटेक्ट हो, आप अपना एक ब्रांड बना लिया है, एक अच्छा आर्किटेक्ट, अपने बहुत सारे बिल्डिंग्स, बहुत सारे मॉल्स बना लिया, आप ब्रांड बन गए हैं, तो आपका टीम भी होंगे, आप उसी ब्रांड को बेच के आप आर्किटेक्चरिंग कर सकते हैं, मतलब फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? दे सकते हैं, डेफिनेटली दे सकते हैं। एक ब्रांड जब बन जाता है ना, उस, देखिए, एमबीए चाय वाला एक ब्रांड बन गया, अब उसी ब्रांड का नाम लेके उन्होंने चाय बना दिया। अब कितने लोग यहाँ पे जज करने जाते हैं कि भाई एमबीए चाय वाला का वहां का दिल्ली का रेसिपी और मुंबई का रेसिपी सेम नहीं होते हैं, सेम होते हैं, कितना परसेंट वहां पे सेम होते हैं, कौन ये रिसर्च करने जाएंगे? वो तो एक ब्रांड है, उसके कुछ यूएसपी होते हैं। एमबीए चाय वाले का ये यूएसपी क्या है कि उसमें कुछ वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। चाय तो एक मतलब बहाना है, उसमें इंफॉर्मेशन कुछ और देते हैं, उसमें सर्विस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से एक आर्किटेक्चर जब अपना ब्रांड बना लेते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जैसे कि आपने, ये रोड किसने बनाया, कौन सा कंपनी बनाया ये रोड, बोलता है ना लोग, ये रोड कौन सा कंपनी ने बनाया? अग्रवाल ने बनाया। अच्छा, अग्रवाल, अग्रवाल कंपनी बहुत अच्छा है। तो हालांकि अग्रवाल के खुद नहीं बनाते हैं, लेकिन वो कंपनी का कुछ यूएसपी होते हैं कि भाई हमको इससे कंप्रोमाइज नहीं करना है, ऐसे बनाना है ताकि हमारा ब्रांड जो है वैल्यू बना रहे। ठीक है, तो फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। सो एमएलएम आ गया। और कोई कुछ और कोई बिजनेस आइडिया आ रहा है आपके, या फिर आपको सारे बिजनेस के पता है? रेस्टोरेंट बिजनेस, ओके, 3 नंबर रेस्टोरेंट। सो हम एमएलएम आया, रेस्टोरेंट आया, तो इसको भी डिस्कस करते हैं कि एक रेस्टोरेंट बिजनेस मैन को क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। देखिए, आप जब बिजनेस समझ जाएंगे ना, आप जब बिजनेस समझ जाएंगे तो आप उनकी बर्निंग प्रॉब्लम को भी आप समझ निकाल पाएंगे, और बाकी सॉल्यूशन आपके पास है। तो क्लोथ होलसेलर, ओके, मतलब गारमेंट होलसेल, बी टू बी। तो यहाँ पे आ गया हमारा गारमेंट बी टू बी। मैं आपको ना यहाँ पे कोशिश क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ पता है? जैसे हम लोग क्या करते थे पहले, A+B होल स्क्वायर के फॉर्मूले के अंदर हम लोग सारे बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, राइट? कि भाई ये सारे प्रॉब्लम जो है ना इसी A+B होल स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व होगा, ये जितने भी इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है सारे इसी से सॉल्व होगा। मैं अभी आपको प्रिंसिपल सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चाहे बिजनेस कोई भी हो, आपको प्रिंसिपल समझ में आ गया तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। यानी A+B होल स्क्वायर का सही ढंग से आपको पता है को बना कैसे है, वो अगर आपको समझ में आ गया तो आप किसी भी तरीके से, यानी 100 को भी आप A+B होल स्क्वायर फॉर्मूला में ये सॉल्व कर सकते हैं 100 को। यानी 100 को कैसे कर सकते हैं? 100+1, 100 स्क्वायर है, मान लीजिए 100 स्क्वायर है, उसको 100+1, उसके बाद हम स्क्वायर दे देते हैं। आपको बेसिक पता है, ए हो गया 99 और बी हो गया 1, और उसके ऊपर स्क्वायर, है ना? आपने सॉल्व किया था ऐसे प्रॉब्लम, और फिर उसको हम फॉर्मूला में डिवाइड कर देंगे। सो गारमेंट बी टू बी हो गया, ओके। और यहाँ पे लिखा है वाई एनालिसिस, ओके, यस यस, वाई एनालिसिस, मनीष सर। गारमेंट होलसेल आ गया, और B2B सर लिखा है बहुत सारे रिटेलर है वो अपना बिजनेस एक्सपन
करना चाहते हैं बट फंड का प्रॉब्लम होता है। यस, फंड प्रॉब्लम बिजनेस का, उसको हम सॉल्यूशन कैसे दें कि बिजनेस एक्सपेंशन में फंड कहां से लाए, फंडिंग का प्रॉब्लम। अब फंडिंग का चाहे किसी को भी प्रॉब्लम हो, उसका कुछ कॉमन चीजें हैं, चाहे वो लोन ले सकता है या फिर अपना जो है शेयर बेच सकता है या फिर वो एक्सेलेरेटर इनक्यूबेटर को के हेल्प ले सकते हैं। अब इन सारी चीजों के ऊपर आपको होमवर्क दूंगा मैं कि एक्सेलेरेटर कौन होता है, इनक्यूबेटर कौन होता है। आपने रिसीमिस्ट का उस दिन सेशन भी किया था, रिटीमिस्ट का सेशन के अंदर ये एक्सेलेरेटर इनक्यूबेटर के ऊपर हुआ भी था, मतलब फंडिंग के ऊपर, फंड रेजिंग के ऊपर हुआ था। कितने लोगों ने ये सेशन अटेंड किया था रिटीमिस्ट का, फंड रेजिंग वाला? आई थिंक किसी ने नहीं किया था। एनीवे, तो आपके होमवर्क रहेंगे कि आप एक्सेलेरेटर इनक्यूबेटर यानी हाउ टू रेज फंड, ये कोर्स आप देख लीजिएगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट कोर्स के नाम बताऊंगा जो आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो मैं यहाँ पे सवाल को कैसे करना है वो बताऊंगा। सो सबसे पहले आते हैं एमएलएम के अंदर। हमारे पास 15 मिनट है। सो आई थिंक ये जो सेशन, इस तरीके से जो सेशन होगा ना, ये आपको हेल्प करेंगे, आपकी बिजनेस जो जो बिजनेसमैन आएंगे उनको सवाल करने में हेल्प करेंगे। भले ही आप जवाब ना दे पाए, आंसर आपको नहीं देना है, आंसर देंगे हमारे कोर्स, बस एटलीस्ट आपको सवाल करना आना चाहिए। जहां पे हम आमतौर पे फंसते हैं, मैं सबसे पहले आपको वो दूर करना चाहता हूँ। भाई सामने वाले को लगे कि भाई हाँ आप नॉलेजेबल है, भला कि आपको सवाल ही करना आता है, जवाब नहीं पता, वो अलग बात है। बट सामने वाले को ये लगना चाहिए, क्योंकि जवाब पता करते करते तो फिर बुरा हो जाएगी, बिजनेस कब करेंगे, सेल कब करेंगे, है ना। हमको पैसा चाहिए, मनी मनी, है ना, माता लक्ष्मी चाहिए, तो वो चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सो आते हैं एमएलएम के अंदर। एमएलएम वालों को सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? एमएलएम का सबसे पहले समझिए, एमएलएम को हम कहां पे देंगे, उनका पहला हमारा पिच कहां होगा। सबसे पहला सवाल, क्या आपको घर बैठे बैठे कस्टमर, आपको आपका जो है नेटवर्क बनता है या आपको मार्केट में घूमना पड़ता है? वो बोलेंगे मार्केट में घूमना पड़ता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क पहले आता है, तो आपको नेटवर्क बनाना होता है। क्या आप चाहते हैं कि आपका नेटवर्क घर बैठे बैठे बने? वो बोलेंगे यस। दूसरा, आपने अभी तक जो नेटवर्क बनाया है, क्या वो नेटवर्क मैनेज करने में बहुत दिक्कत होते हैं? बहुत दिक्कत होते हैं। बोलेगा हाँ बिल्कुल, मेरा जो डाउनलाइन है उसको अपलाइन वाला खींचते हैं, बोलते हैं मेरे इधर आ जाओ, मेरा लेफ्ट लेग राइट लेग ये मैनेज करना बहुत दिक्कत होता है, उनका बाइनरी सिस्टम होता है। सो क्या आपको अपना टीम लॉयल, आपका जो है नीचे टीम मैनेज को प्रॉब्लम होता है? क्या आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है कि आप जब कुछ बोलते हैं तो आपकी टीम आपको घंटों तक सुनते हैं, या फिर आप में वो क्वालिटी ही है नहीं कि आप एक टीम को लीड कर पाए? सवाल सुनिए कि एक एमएलएम वाले को चाहिए क्या होता है, लीडरशिप क्वालिटी, कि उनको लीड करना आना चाहिए टीम को, उनको टीम को मैनेज करना चाहिए। क्या आपको टीम मैनेज करना आता है? क्या आप टीम मैनेजमेंट की कोई पढ़ाई किया है? उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितना स्ट्रांग है? क्या आप जब भी कोई बात करते हैं, किसी को भी किसी भी बात से आप मनवाने की कोशिश चाहते हैं, तो क्या वो मान जाते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल और डेवलप करना चाहिए? मैंने यहाँ पे क्या क्या चीजें, यहाँ पे क्या कौन से कोर्स पिच किया, यहाँ पे टीम मैनेजमेंट किया, लीडरशिप किया, उसके बाद मैंने उनको कम्युनिकेशन स्किल किया, उसके बाद उनको मार्केटिंग किया कि भाई उनको नेटवर्क बनाने के लिए उनका मार्केटिंग कैसे करना है। 4 इंपॉर्टेंट एरिया होता है एमएलएम वालों का, और ये 4 इंपॉर्टेंट एरिया ही आपको बनाएंगे, एक एमएलएम वालों को सफल बनाते हैं, कि उनका ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क बने, उन नेटवर्क को मैनेज करे, टीम मैनेज करे, उनका लीडरशिप क्वालिटी आ जाए तो उनका बिजनेस बन जाएगा। और कुछ चाहिए नहीं होता है एमएलएम वालों को, और कुछ नहीं चाहिए। ये 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट के अंदर आप सवाल करेंगे, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। रेस्टोरेंट के वालों को सबसे ज्यादा क्या होता है कि उनका कॉस्ट घटाना होता है, कि कम से कम कॉस्ट में उनको ज्यादा से ज्यादा डिलीशियस खाना बनाना होता है, क्योंकि अगर खाना बनाने में कॉस्ट चले जाएंगे तो उतने पैसे में तो लोग खाएंगे नहीं। तो उनको कॉस्ट घटाने का तरीका पता होना पड़ेगा। रेस्टोरेंट में भी कॉस्ट घटाने का तरीका होते हैं। उसके साथ एक रेस्टोरेंट में वो कितना बार अपना टेबल को रोटेट करते हैं। टेबल को रोटेट यानी
क्या उनके रेस्टोरेंट में कस्टमर आता है और आके क्या बैठ के वहां पे गप्पे लड़ाने बैठ जाते हैं कि भाई दूसरे कस्टमर देखते वहां पे भीड़ है, जाना ही नहीं है, जगह ही नहीं है? क्योंकि जगह नहीं तो अल्टीमेटली रेस्टोरेंट वालों का लॉस हो गया ना। आप मान लीजिए कि संजीव सर रेस्टोरेंट में जाके एक छोटा सा डिश खाया 15 मिनट 15 रुपया का, और वो 2 घंटे से बैठा है। आप उसी तरीके से संजीव सर के जैसे और 5 लोग बैठा है और उसका टेबल कैपेसिटी है 20 टेबल, और 20 लोग भरा पड़ा है, 1 घंटा से भरा पड़ा है। अब बाहर से इस 1 घंटे में जो भी नए कस्टमर आएंगे वो कहां बैठेंगे? तो रेस्टोरेंट वालों को यह सवाल करना है, क्या आपकी टेबल की कैपेसिटी के हिसाब से जो टाइमलाइन है, क्या वो टाइमलाइन आपको लगता है कि ज्यादा है? तो आप इसको कैसे कम करें? यानी कस्टमर आए, खाए और चले जाए, वहां पे कम से कम समय दे। उसके बाद आप कस्टमर जब आए उनके लिए आप क्या यूनिक करते हैं, क्या मतलब अलग करते हैं कि कस्टमर को दूसरी बार लाने का आप क्या रीजन देते हैं? कस्टमर आपके रेस्टोरेंट में दूसरी बार आए, तीसरी बार आए, हमेशा आए, उसके लिए आप क्या रीजन देते हैं? आपकी सर्विस का ऐसे क्या पार्ट है जो आप देते हैं? क्या आप कुछ ऐसा करते हैं, हैंड रेटिंग कोई ये कहते हैं ग्रीटिंग्स देते हैं, या कुछ आप किसी के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, या फिर आपके रेस्टोरेंट में कुछ ऐसा फील कराते हैं कि भाई अगर कोई 20 रुपया का भी वो डिश खाया हो तो उनको आप लग्जरी फील कराते हैं? आपका कोई मतलब ये सारे आपको कुछ छोटा छोटा चीजें बताना है। उसके बाद क्या आपके रेस्टोरेंट का चर्चा बाहर होते हैं? क्या आपके वर्ड ऑफ माउथ फैलते हैं? आप अपना मार्केटिंग कैसे करते हैं? अपना रेस्टोरेंट को मार्केटिंग कैसे करते हैं? देखिए कुछ चीजें हैं रेस्टोरेंट बिजनेस का, जो मैंने आपको चीजें बताया कि मार्केटिंग अच्छा होना चाहिए, सर्विस का अच्छा खासा पार्ट होना चाहिए। किसी रेस्टोरेंट में आप देखेंगे जाके लोग जो है ना प्लेट लेके लाइन पे खड़ा रहता है और कहीं पे मक्खियां गिर रहा है, तो या फिर उनकी रेसिपी में कुछ प्रॉब्लम है कि उनको, या फिर रीजनेबल प्राइस में है। क्या आप अपने रीजन की प्राइस के हिसाब से आप अपना खाना बना पाते हैं? क्या आपके लोकल फीलिंग देते हैं, यानी लोकल फॉर वोकल जो बोलते हैं ना, क्या आप लोकल फीलिंग देते हैं? उसके साथ साथ क्या आपकी जो टीम है क्या वो एफिशिएंट है, कि आपकी टीम अच्छा से सर्व कर पाते हैं? आपके शेफ क्या अच्छा खाना बनाते हैं? क्या आपकी होटल हाइजीनिक है? आपके रेस्टोरेंट हाइजीनिक है? ये सारे सवाल, सारे जो आपका इर्द गिर्द है। हालांकि टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो है 11 जो टाइम में एक्सीड नहीं करना चाहता, क्योंकि नहीं तो फिर ये आदत बन जाएगा, टाइम एक्सीड हो जाएगा। तो आपको ये सवाल करना है कि आपको हमने क्या किया, टीम को अच्छा टीम मैनेजमेंट करना आपको आना चाहिए। उसके साथ आपके कस्टमर जो है, क्या आपके कस्टमर आपके बारे में चर्चा तो करते हैं, क्या वो दूसरे कस्टमर आपके पास आते हैं, दूसरे कस्टमर को लाते हैं? क्या आप उनको कोई फ्री टोकन देते हैं, टोकन सिस्टम, आप उनको कोई कूपन देते हैं कि भाई अगली बार आप आएंगे, आप अगली बार अगर आएंगे तो आपके लिए 20% फ्री, 20% डिस्काउंट मिलेंगे आपको, फ्री यानी डिस्काउंट मिलेंगे, आपकी जो भी बिल बनेगा। अगली बार अगर आप हमारे फैमिली के साथ आएंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। क्या आप ऐसे कुछ स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, या फिर नॉर्मली आप बिजनेस खोल के बैठे रहते हैं, कोई आए आए, कितना टाइम तक बैठे, खाए, जाए जाए, ना जाए ना जाए? तो क्या ऐसा सिस्टम है? क्या आप अपना ऑर्डर को, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इन सारी चीजों को याद ध्यान से रखिएगा, ध्यान से इसको याद रखिएगा। जितना देर तक ऑर्डर लेंगे, अगर मान लीजिए कि नवाज सर ने ऑर्डर दिया एक खाना, और ऑर्डर देके 20 मिनट तक बैठा हुआ है, तो 20 मिनट तक वो सीट ब्लॉक है कि नहीं है? फिर आएंगे खाना, फिर खाते खाते 20 मिनट लगाएंगे, फिर खा के फिर थोड़ा सा बैठेंगे, दोस्तों के साथ बात करेंगे, 1 घंटा चला गया। तो टाइम किसने लिया? ऑर्डर जितना जल्दी आता उतना जल्दी ये लोग निकल जाते। तो क्या आप अपने ऑर्डर जो है जल्दी दे पाते हैं? क्या आपने ऑर्डर के लिए जो है आप मेनू को आप सही रख पाते हैं, अपना मेनू को नीट एंड क्लीन रख पाते हैं? मेनू बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि मेनू इतना जार्ग बना दे कि भाई लोगों को सोचते सोचते 1 घंटा बीत जाता है कि भाई खाए तो खाए क्या, है कि नहीं? होता है आपके साथ भी, होता है बहुत सारे रेस्टोरेंट में कि मेनू देख के ही कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो आपको देखे, आप खुद समझे, आप भी एक रेस्टोरेंट के लिए कस्टमर है, आप अगर मेनू देखे कंफ्यूज हो रहे हैं तो दूसरे लोग भी हो रहे हैं, यानी वहां पे टाइम लग रहा है। तो आपको मेनू बहुत सोच समझ के बनाना है, आपको रीजनेबल ये जो है आइटम रखना है, आपका रीजनेबल प्राइस में रखना है। ये सब कुछ आपके अंदर आ जाएगा तो एक रेस्टोरेंट बिजनेस अच्छा चलेंगे। ये हमारा रेस्टोरेंट वाला पार्ट है। उसके बाद हमारा गारमेंट B2B में आते हैं। आई थिंक कि ऐसा जो सेशन है हम आगे भी डिस्कस करेंगे, जो आपको हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए कि हमको सवाल कैसे कैसे करना है। गारमेंट B2B, तो गारमेंट B2B का लिए कौन से कस्टमर होते हैं, यानी गारमेंट वाले ही होंगे, यानी जो B2C कर रहे हैं वही वाले होंगे, दूसरा तो कोई होगा नहीं, क्योंकि हम लोग तो एक साथ बहुत सारे सामान होलसेल में खरीद के लोग पहनेंगे नहीं कि भाई टी शर्ट खरीदने गया एक गड्ढे लेके आया पूरा, है कि नहीं हो, ऐसा तो खरीदेंगे नहीं। जो खरीदेंगे कौन, वो गारमेंट वाला ही खरीदेंगे। अब गारमेंट वाला आपसे क्यों खरीदेंगे, यानी सबसे पहले आपसे अगर खरीदेंगे तो क्यों खरीदेंगे, वो रीजन क्या है, कि आपसे सस्ता पड़ता है, या फिर आप अच्छे रॉ मटेरियल्स अच्छे देते हैं, या फिर आप जो है उनको जो है ज्यादा दिन तक उधारी पे दे पाते हैं, या फिर आपके साथ रिश्ता उनका अच्छा है। क्या चीज है कि जो B2B बिजनेस में ये आता है। सो B2B बिजनेस में गारमेंट के लिए मेन चैलेंजेस उनको ये आता है कि उनका फंसा रहता है पैसा, कि कपड़े लेके गया पर पैसा आया नहीं, गड्डी लेके गया कपड़ों का लेकिन पैसा आया नहीं, ये चैलेंज होता है। और अच्छे क्लाइंट मिलना उनको बहुत मुश्किल होता है, जिससे वो क्लाइंट को पहचान नहीं पाते हैं। क्लाइंट का जो 3C है, वो 3C चेक करने में उनको दिक्कत आता है। आप 3C क्या है, ये आपको वर्किंग कैपिटल में जैसे कैरेक्टर, क्रेडिबिलिटी, और उसके बाद उसका कैपेसिटी, ये सारे आप जो है चेक करना आपको आना चाहिए। उसके साथ अब इसमें भी क्या होंगे कि गारमेंट के जो लोग वहां पे काम करते हैं, तो वहां पे लोग होंगे, टीम होंगे, एक बंदा तो अकेला काम नहीं करेगा, B2B बिजनेस चला रहा है यानी टीम होंगे, तो टीम मैनेजमेंट स्किल, सही लोग हायर करना, फिर उनको मार्केटिंग भी करना। अब उनको सेलिंग स्किल भी आना चाहिए, क्योंकि वो गारमेंट का सेल कर रहा है, यानी होलसेल में सेल कर रहा है, तो उनको भी कपड़े को उनको अपसेलिंग करना आना पड़ेगा। कि भाई कोई कस्टमर आया था 2 लाख का, डिसाइड किया था मैं आज जो है ना खान सर से 2 लाख का जींस उठाऊंगा, बट आके उन्होंने 1 लाख का टी शर्ट भी उठा लिया। अब वो अपसेलिंग, तो ये टेक्निक भी होना पड़ेगा, आपके सेल जो B2B करता है उनके सेल टेक्निक आना पड़ेगा, वो अलग अलग अपसेलिंग सेल टेक्निक। उसके साथ साथ फिर उनकी जो है ब्रांड अच्छा होना चाहिए, उनके ट्रस्टेड ब्रांड होना चाहिए, कि भाई कोई भी फैंसी बाजार में जाओ तो जो है 700 रुपया जो बोलते हैं ना, हमारे यहाँ पे गुवाहाटी के अंदर फैंसी बाजार में जाते हैं ना, बोलेगा कि ये टी शर्ट 700 रुपया है, आप बोलेंगे 70 रुपया में दूंगा, देगा कि नहीं देगा, बोले ले जाओ ले जाओ, 700 का 70 में दे दिया, मतलब वो ब्रांड है नहीं। और वो फिर आके आधे घंटे के अंदर उसके स्टिचिंग खोलना स्टार्ट हो जाएगा, उसका जो है ना धागे निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कि अगर आप जिस प्राइस में दे रहे हैं वो प्राइस अच्छा हो, मतलब उस प्राइस के हिसाब से वो क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, जिससे आपका रिश्ता अच्छा बना रहेगा। उसके साथ साथ आपका जो है अच्छा खासा मार्केट में जो है आपका नाम होना पड़ेगा, कि भाई हमेशा आप डील जो है अच्छा करते हैं। यानी B2B बिजनेस में अक्सर क्या होते हैं कि लोग जो चीट करते हैं, चीट क्या करते हैं कि ऑर्डर दिया कुछ और उसमें कुछ उसके अंदर कुछ और दे दिया, यानी उन्होंने जिस क्वालिटी का जींस मांगा था वो क्वालिटी भेजा नहीं, या फिर उसमें कुछ काउंटिंग में गलती किया, कुछ ऐसा चीजें आ जाते हैं, जिसके कारण जो है अब हर बिजनेसमैन B2B वाला हर टाइम जाके फिजिकली जाके सामान तो खरीदते नहीं है। वो कैसे खरीदते हैं, ऑर्डर करते हैं फोन पे, खान सर और लास्ट टाइम जैसा जींस भेजा था लेके आया था वैसे ही जींस भेज दीजिएगा। अब खान सर क्या करेंगे, पैकिंग वैसे ही अगर कर दिया तो वो कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा। अगर अब उसमें कुछ गड़बड़ी किया या फिर उनकी एम्प्लॉय ने कुछ गड़बड़ी किया, मतलब वहां पे जो टीम है उसने कुछ गड़बड़ी किया, तो एक रिश्ता बनने में बहुत टाइम लगता है, टूटने में सेकंड लगता है, तो वो टूट जाएगा फिर उनका खराब। मतलब वो कस्टमर जो आने वाले 5 साल तक 10 साल तक जब तक वो बिजनेस करता तब तक वो दे पाता, अब वो बिजनेस देना बंद कर दिया। तो ये सर्विस का भी अच्छा खासा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ऑर्डर कर रहे हैं वही उनको दिया जाए, ताकि उनको अपना जो है सामान सही से मिले।
और इस तरीके से जब कस्टमर वो क्या करेंगे, फिर वो कस्टमर वर्ड ऑफ माउथ फैलाएंगे, वर्ड ऑफ माउथ फैलाएंगे, यानी वो फिर दूसरे कस्टमर को बोलेगा भाई आप देखिए, एक कपड़े का दुकानदार दूसरे कपड़े का दुकानदार से पूछेगा भाई तुम सामान कहाँ से उठाते हो, वो बोलेगा मैं खान सर से उठाता हूँ, वहां पे सामान अच्छा देता है, तो वो भी जाएगा खान सर को अप्रोच करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, अप्रोच करेगा, और वर्ड ऑफ माउथ फैल गया। तो सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है B2B के अंदर, कि आपको सही सर्विस देना, यानी सामान सही पहुंचाना है, कम से कम खर्चे में पहुंचाना है, क्वालिटी अच्छा करना है, ब्रांड का ध्यान रखना है, अपना टीम को सही से रखना है, अपसेलिंग आना चाहिए, और आपका जो है इन्वेंट्री को मैनेज करना भी आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके कस्टमर आपको ऑर्डर कर रहे हैं और आपके पास सामान नहीं है। ये भी तो होगा ना कस्टमर छूटने का, खान सर मैंने ऑर्डर किया आपको जीन्स का और आपके पास जीन्स है नहीं, आप मुझे चाहिए, अब मैं क्या करूं, मैं जाऊंगा नवाज सर के पास या सुजीत सर के पास या संजू सर के पास। और एक बार गया, संजू सर बोला, संजू सर के पास नया नया मैं आया, संजू सर कुछ ऑफर दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, और मुझे हमेशा के लिए अपना बना लिया। अब हम आपके हो गया बेगाना और इनका हो गया अपना, है ना। तो ये होता है बिजनेस, बिजनेस ना जब कुछ नहीं खान है, सर का हो गया, हम आपके हैं कौन। हम आपके हैं कौन। तो बिजनेस और कुछ नहीं है, इन छोटे छोटे चीजें हैं। अब हर जगह पे देखेंगे सर्विस इंपॉर्टेंट होते हैं, सेल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, टीम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, वर्किंग कैपिटल इंपॉर्टेंट होते हैं, अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे इर्द गिर्द अगर आपका सवाल रहेगा तो आपका काम बन जाएगा। अब आते हैं लास्ट, वो भी हमारा 1 मिनट के अंदर, फंडिंग। तो इसका आपको मैं होमवर्क दूंगा कि फंडिंग अगर करना है B2B में भी यूएसपी हो सकता है। यस, यूएसपी जैसे खान कि सर को टाइम पे बोलिए ना सर्विस, म्यूट कर लेने के टाइम पे लिए। सर्विस देना, टाइम पे आपका डिलीवरी देना, दूसरे लोग जिस टाइम पे डिलीवरी देते हैं आप उसके, पिज्जा में क्या यूएसपी है, पिज्जा और भी कंपनी बना सकते हैं, उसका यूएसपी क्या है, ऑन टाइम डिलीवरी, और फिर क्या होता है कि अगर टाइम पे डिलीवरी नहीं दिया तो रिटर्न, ये सर्विस का पार्ट है, यही उसका यूएसपी है। बाकी वो रेसिपी एक शेप एक बार मुंह में दे दिया ना, तो उसका रेसिपी ऐसे ही पता कर लेगा, करेगा कि नहीं, एक मास्टर शेफ, कि भाई उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट दिया है। लेकिन उसको उस डिलीवरी सिस्टम बनाने के लिए ही तो दिक्कत है। जैसे अमेज़न ने जिसे सप्लाई चेन सिस्टम बनाया है, जैसे फ्लिपकार्ट ने बनाया है, उस तरीके का सिस्टम कोई बना नहीं पा रहा, इसलिए वो सरवाइव नहीं कर पा रहे। जैसे फेसबुक ने जिस ऐप को इतना अच्छा यूजर फ्रेंडली बनाया है, क्या वैसा कोई बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे, इसलिए फेसबुक चल रहा है, दूसरा नहीं चल रहा है। नहीं तो आज इतने सारे हजारों ऐप डेवलपर है, हर आए दिन एक सोशल मीडिया दयाल प्लेटफॉर्म सर, बन जाता, बनता कि नहीं। बीच में टोकने के लिए माफी चाहता हूँ। जी खान सर को आप बोल दीजिए ना माइक म्यूट कर लेने के लिए, उनके जी साइड जी, से बहुत नॉइज आ ओके रही ओके ओके, ठीक है। सो ये यूएसपी है। तो उसी तरीके से एक B2B बिजनेस में भी यूएसपी हो सकता है कि भाई हम आपके ऑर्डर को कभी कैंसिल नहीं कराएंगे, ये हमारा वादा है। वादे में आप दे सकते हैं, जैसे पॉलिटिशियन करते हैं ना, अपना मैनिफेस्टो में लिखते हैं ये हमारा इस साल का चुनावी वादा है। तो हम भी वादा कर सकते हैं कि हम आपको कभी भी सर्विस में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम आपको एग्रीमेंट देते हैं, लिख के देते हैं कि आपका कोई भी सामान डिफेक्टिव आएंगे तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे, आपके सामान पहुंचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है और टाइम पे पहुंचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है। ये सारे सर्विस के पार्ट है। हम क्वालिटी के साथ कभी जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हमेशा आपको सही क्वालिटी देंगे, और मार्केट से हमेशा कम प्राइस में हम आपको देंगे, कम से कम मार्जिन में देंगे, मार्केट से ज्यादा कम प्राइस में देंगे। तो ये कुछ आपका यूएसपी हो सकता है। बिंद्रा सर का क्या यूएसपी है हमारा बड़ा बिजनेस का, कि बिलियनियर्स टाइकून सबसे बड़ा यूएसपी है। उसके बाद जिस जिस तरीके का एनिमेशन डाल पाते हैं उस लेवल का एनिमेशन कोई नहीं डाल पाता। उसके साथ पूरे मैनेजमेंट की पढ़ाई को इन्होंने हिंदी में कर दिया, ये यूएसपी है। और जिस तरीके से कंटेंट को डिलीवर करते हैं वो उनका यूएसपी यूनिक तरीका है। तो यूएसपी सब में हो सकता है, आपको बस उसका बनाना होता है। B2B में भी यूएसपी हो सकता है। बाकी है क्या हमारा फंडिंग। फंडिंग जो है, हम फंडिंग के लिए या तो लोन ले सकते हैं या फिर हम लोग इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। आप इन्वेस्टर कौन सा है, इसका आप होमवर्क है, आप फंड हाउ टू रेज फंड का आप स्टडी कर लीजिएगा, PSC में से आपको पूरा नॉलेज मिल जाएंगे।
सो बेसिकली आज जो हमने कुछ बिजनेसेस डिस्कस किया, MLM, रेस्टोरेंट, गारमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, इसका रिकॉर्डिंग मैं आपको दूंगा। आप हो सके तो उन सवालों को रिपीट करके लिख लीजिएगा, आपके पास होना चाहिए। ऐसे ही कुछ इर्द गिर्द बिजनेस आएंगे और हर बिजनेस के अंदर वही चीजें आएंगे, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, इसके बाहर कुछ नहीं आएंगे। आपको ये चीजें फिट करना है कि मुझे कौन सी बिजनेस के लिए कौन सा चीजें फिट है, बस। ये बेसिक आइडिया जो आपको सेल करने में हेल्प करेंगे। बाकी आपके पास कोर्सेस है, रेडीमेड करने की जरूरत नहीं है। रेडीमेड में आपको क्या बता रहा है, या फिर मैं अगर आपको पीएससी के बारे में बताऊंगा तो क्या बताऊंगा कि भी इस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज के अंदर ये मिलेगा, बट सिखाऊंगा तो नहीं। वो सिखाने के लिए बिंद्रा सर ने आपको ऑलरेडी कोर्स दे के रखा हुआ है। आप 10 मिनट के टाइम निकाल के एक वीडियो देख लीजिए, वहां से सीख जाएंगे। बट बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा मेन मुद्दा ये है कि भाई हमको धंधा करना है, बिजनेस करना है, इंस्टेंट बिजनेस करना है, पैसे कमाना है। उसके लिए हमको अभी क्या चाहिए, वो चाहिए हमको क्वेश्चन का रामबन, वाई एनालिसिस, यानी हमको सवाल करना आना चाहिए और वो हमको सीखना है। और मैं वही सिखाने की आपको कोशिश करूंगा। मैं कंटेंट आपको बिंदा सर सिखाएंगे, प्रोफेसर सिखाएंगे, वो सारे लोग हैं सिखाने के लिए। मैं आपको सिर्फ सवाल सिखाऊंगा, सवाल सीख गए तो आपका बिजनेस आ जाएंगे। ये मैं आपको लिख के दूंगा, सवाल करना आ गया तो आपका बिजनेस आ जाएगा। आपको सवाल करना नहीं आता इसलिए आपका बिजनेस नहीं आता। एग्री करते हैं आप सब लोग मेरे साथ जी? सो आगे आप जो भी कस्टमर मिलता है, जो भी कस्टमर मिलता है और उस कस्टमर का बिजनेस क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तुरंत उसको नोट डाउन कीजिए कि हम फिर हमारा रोज का सेशन होगा उसमें डिस्कस करेंगे। आप सब लोग हैं, आपके कस्टमर आपको सिखाएंगे, फिर डिस्कस करेंगे। आप मुझे काउंटर क्वेश्चन कीजिए कि अगर ऐसा सवाल किया तो हम उसका क्या जवाब देंगे। तो इस तरीके से हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा। हम प्रैक्टिकल सीखेंगे, यहाँ पे हम कोई थियोरिटिकल नहीं, प्रैक्टिकल सीखेंगे। आप पूछेंगे, बताएंगे, फिर एक दिन मैं क्या करूंगा, ऐसे ऐसे करके मैं आपको दूंगा कि भाई गोविंद्र सर आप बताइए एक मैन्युफैक्चरर को क्या क्या सवाल करना हमारे लिए जरूरी है। नवाज सर आप मुझे बताइए कि आप क्या एक जो है गारमेंट वालों को क्या सवाल करेंगे, एक गारमेंट के बिजनेस में आप क्या सवाल करेंगे कि जिससे कि उनको लगे कि हाँ उनकी यहाँ यहाँ कमी है और उस कमी को दूर करना चाहिए। तो ये सारे सवाल हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, और आपके सबके लिए, सबके पार्टिसिपेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना लीड को एक्वायर करते रहिए और हम लोग कस्टमर मीट भी शुरू कर रहे हैं। 1-on-1 कंसल्टिंग हमारा चलेगा, वहां पे लाइए। 1-on-1 कंसल्टिंग में आपका सीखना भी हो जाएगा, कस्टमर मीट पे आपका सीखना भी हो जाएगा। जब भी कोई नई चीज सीखते हैं तो उसको तुरंत अपने ब्रेन में रजिस्टर कर लीजिए ताकि आप आगे उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। ठीक है? सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और कस्टमर एक्वायर करते रहिए। और धंधा इस महीने के अंत तक मैं चाहता हूं कि हमारे साथ आज जितने भी लोग जुड़े, करीबन हम लोग 24 लोग जुड़े थे, सबका इस महीने के अंत तक धंधा बने, कम से कम 1 लाख का धंधा तो बने। और वो बनेगा डेफिनेटली अगर हमने ये पूरे महीने के 15 दिन अगर इस तरीके से हमने सेशन किया। 15 दिन के अंदर आपको वो सारे आइडिया मिल जाएंगे जिस आइडिया के जरिए आप कस्टमर को एटलीस्ट बेच पाएंगे। सिखाने के नहीं बोल रहा हूं, बेच पाएंगे। ठीक है? सो आप सब अगर चाहते हैं कि इस महीने के अंत तक आपका बिजनेस बने तो प्लीज इस सेशन को कंटिन्यू अटेंड कीजिएगा। हम लोग यहाँ पे कुछ नए नए डिस्कस करेंगे और आपसे, आपकी जो अंदर है ना, देखिए सुनने में तो अच्छा लगता है कि भाई हाँ मुझे मुझे ये सारे पता है, जब बोलने जाते हैं ना तब निकल जाते हैं हवा, निकालते नहीं है। ऐसा लगता है कि भाई पेट के नीचे, खाना का नीचे दब गया है ना? खाने के नीचे जो है ना सारा कंटेंट दब गया है, निकल नहीं रहा है। जब सुनते हैं, अरे भाई मुझे तो ये पता है, मुझे ये पता है भाई। अरे सर जो बोल रहे हैं वही तो मुझे पता है, लेकिन मेरे कस्टमर के सामने निकलता नहीं है। और मैं चाहता हूं कि आपको निकले, और ये तभी निकलेगा जब आप इसको निकालेंगे बार बार। ठीक है ना? वही चीजें मैं चाहता हूं कि आपका निकले। और मैं बचपन से एक चीज देखा हूं, मैं पढ़ाते आया हूं बचपन से,
बहुत याद कराता हूँ, बहुत याद करा भाई, मुझे याद है, पूरा याद है। अब बोल, लिख लिख। अच्छा एक काम कर, E इज इक्वल टू MC जो है ना, MC स्क्वायर, उसका फॉर्मूला मुझे एक्सप्लेन कर, वो थ्योरी बना क्यों है, वहां पे वेलोसिटी लाइट का क्यों आया है, वहां पे मास किस तरीके से डिपेंड करता है, हाँ वहां पे एनर्जी किस तरीके से वेरी करेंगे, तो वो मुझे एक्सप्लेन कर, फिर निकल जाता है हवा। अरे जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छा E इज इक्वल टू MC इसका, अच्छा ये तो मुझे पूरा पता है, तो फिर एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाया, वो हो जाता है हालत। सो मैं चाहता हूँ आपको एक्सप्लेन भी करना आ जाए, ठीक है। सो गाइस बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग इस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सफल बने, तब जाके हम लोगों को अच्छा लगेगा, हम लोग सेलिब्रेट करेंगे आपकी सफलता को, हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। और ये जो टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे थे, जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या है, टाइम, क्योंकि यही हमारे पास लिमिटेड है, इसी टाइम को हम मस्ती में उड़ा सकते हैं, क्योंकि जिंदगी तो एक ही बार मिला है। हम लोग यहाँ पे लर्निंग पे लगा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ऑन सीरियस नोट आप लोग लर्निंग करें, ताकि ये टाइम आपको दोबारा इन्वेस्ट ना करना पड़े लर्निंग के लिए। एक बार जो चीज लर्न कर लिया, उसको आप इम्प्लीमेंट कर पाए और उसके जरिए आप पैसे बना पाए, ताकि आपकी जिंदगी आसान हो। नहीं तो ट्रेनिंग तो हजारों दिन कर रहे हैं, हर रोज कर रहे हैं, सालों सालों से करते आ रहे हैं, है कि नहीं, लेकिन हम साल के साल बर्बाद कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। तो मैं चाहता हूं कि कम समय हम लगाए ट्रेनिंग पे, और उसमें ज्यादा से ज्यादा हम आउटपुट निकालें, ताकि हम जिंदगी को स्मूथ कर पाए। हर किसी के पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो, गाड़ी हो, फैमिली के साथ खुश हो, दैट विल बी आवर अल्टीमेट गोल, ठीक है। सो लर्निंग को ऑन सीरियस नोट पे कीजिए, कोर्स को स्टडी कीजिए। और जब आप अपने आप को आइसोलेट करके लेते हैं, आप हर दिन अपने आप को आइसोलेट कीजिए थोड़े टाइम के लिए, कि आज मैं अगर एक बिजनेसमैन को, एक मैन्युफैक्चरर मेरे पास आया, तो उसको मैं क्या क्या सवाल करूंगा, निकाल लीजिए अपना अंडर का जितने भी चीजें हो, पेपर में निकाल लीजिए। आप अगर नहीं निकाल रहे तो उसके लिए हम हैं, जब तक आप निकालेंगे नहीं तो नहीं होगा। अपने आप को आइसोलेट करना बहुत जरूरी है, जिससे आपका लर्निंग बढ़ेगा। सो ऑन दिस नोट हम लोग सेशन को रैप अप करते हैं, 10 मिनट हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। सो थैंक यू गाइस, काम पे लग जाइए और शुरू से वो जोश रखिए सीखने और कमाने का। मंथ एंड तक हम अच्छा क्लोजिंग करेंगे। इनफैक्ट हमारा जो है हर हफ्ता क्लोजिंग है, ये सैटरडे हमारा क्लोजिंग, हम कोशिश तो करेंगे क्लोजिंग हो जाए, बट अगले सैटरडे हमारा ग्रैंड क्लोजिंग होगा। हर सैटरडे हमारा क्लोजिंग होगा। अगर किसी को शेड्यूल नहीं मिला है कि हमारा इस पूरे सितंबर का रोड मैप क्या है, नहीं मिला है, तो प्लीज आप अपने आप को कांटेक्ट कीजिए, सर मुझे मैंने कांटेक्ट देख लिया, कीजिएगा, मैं दे दूंगा। चेक कर लिया मैंने। हाँ अब आप समझ में आया ना, चेक कर लिया, अभी याद आ गया ना। तो उसको अपने पास रखिए कि सितंबर महीने का कब कस्टमर मीट होगा, 1-on-1 कंसल्टिंग कब होगा, हमारा जो है क्या बोलता है उसका, वर्कशॉप कब होगा, यानी NHIT हमारा फ्री NHIT कब होगा, वो सब हम लोग, मैंने शेड्यूल कर दिया है, आप लोग उसको फॉलो कीजिएगा। राजू सर एक चीज मैंने आपको भेजा हूँ, वो व्हाट्सएप पे देख लीजिएगा। ओके ओके श्योर सर। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, लग जाइए काम पे, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सर, सबका समय के लिए। थैंक यू थैंक सर। यू थैंक यू सो देव मच सर, सर। आपने भी लेटली जुड़ा है, बॉबी सर, मनोज सर, मिंटू सर भी जुड़ गए हमारे ऑडी लेके, ओके। आशीष सर, विटुपन सर, साहिल सर, थैंक यू सो मच, स्वरूप सर एंड प्रसाद सर ऑल्सो, थैंक यू एवरीवन। ओके ओके। थैंक यू सर।